स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का। राजस्थान के डूंगरपुर में चारगढ़ के जमीन से समुदाय विशेष के अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इस खबर पर और डिटेल्स आपको दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद आज शरद पवार ने सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। 3 महीने में पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर का। देखिए, मुख्तार अंसारी जिस वक्त पंजाब के जेल में बंद था, तब उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने उसके केस की पैरवी में जो खर्च किया, वकीलों की जो फीस थी, उसका भुगतान मान सरकार नहीं करेगी, बल्कि भगवंत मान का कहना है कि वो पैसा पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और उस वक्त के जेल मंत्री से वसूला जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया का। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हो गया है और अब बिहार को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं। इसको लेकर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। बात राजस्थान के डूंगरपुर की करते हैं, जहां के आसपुर थाना इलाके में चारागाह की जमीन पर समुदाय विशेष का जो बना हुआ स्थान था उसको हटाने की मांग सनातन समाज के लोग कर रहे हैं और इसी को देखते हुए मौके पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। तनाव की वजह से पूरा गांव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। दरअसल लोगों ने खेल मैदान से आसपुर पुलिस थाने तक एक रैली निकाली और राज्य सरकार सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए पुलिस बल को गांव की मस्जिद के अलावा दोनों ही अतिक्रमण स्थलों को सुरक्षा देने के लिए तैनात कर दिया गया है। सर्व समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर सवाल किया कि आखिर इतने दिनों तक समय दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। ऐसे में प्रशासन ने कुछ दिन का समय मांगा, जिस पर लोग आक्रोशित हुए। चेतावनी ये दी कि प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा तो हम खुद ही एक काम कर लेंगे और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ये जमीन चारागाह की है, जिस पर समुदाय विशेष का स्थान बना हुआ है और इसी को लेकर ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी नजर आई कि आखिर प्रशासन ने समय दिए जाने के बाद भी अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया और इसी को देखते हुए ये रैली भी उनकी तरफ से निकाली गई और अपनी मांगों को सामने रखा गया। आज हमारे हिंदू देवता का हमारा और गलत मैसेज डालने वाले के खिलाफ हम सर्व हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था। विभिन्न संगठन इकट्ठे हुए थे। हमने प्रशासन को शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है तो प्रशासन से मांग की है कि 15 दिन के अंदर हम जो 4-5 मांगे हमारी वो पूरी नहीं करेगी तो फिर वापस यही अभी तो हजारों की संख्या में, लेकिन लाखों की संख्या में लोग आएंगे और ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रवीण कोठारी हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवीण, कहां तक ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि प्रशासन जो है वो ये कह रहा है थोड़ा और समय दीजिए, लेकिन लोगों की अपनी मांग है कि अगर प्रशासन इस पर एक्ट नहीं कर सकता तो हम खुद ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ में ले लेंगे। अभी की स्थिति क्या है? अभी सामान्य है, परंतु प्रशासन को 1 साल का टाइम दिया हुआ था। पूर्व में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उस समय ज्ञापन सौंपा था। अवैध मजार को हटाने के लेकर ये मेरे सामने अवैध मजार है और यहाँ पुलिस प्रशासन का माकूल व्यवस्था बनी हुई है। पूरे आसपुर को तो पुलिस ने छावनी बना दिया है। यहाँ तक नौबत प्रवीण पहुंची कैसे? क्या समझाइश की कोशिश नहीं की गई? ये क्या लीगल एनक्रोचमेंट है जिसको हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कवायद नहीं की गई? जो दूसरा वर्ग है वो मांग क्या कर रहा है? फौरन निवारण क्या चाहता है इसका? पूरा निवारण तो ये चाह रहा है कि इस मजार अवैध जिनको लेकर ये अभी तक बनी हुई है उसको तत्काल हटाने की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर ये अभी तक नहीं हटाई। ठीक है प्रवीण, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ये व्यवस्था संभालने की कोशिश करते हुए, लेकिन लोगों में भी आक्रोश साफ नजर आया और तनाव की स्थिति बनी। और चलिए आगे सियासी खबरों का रुख करते हुए बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। तो आज शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाई और कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान डकैती नहीं, ये एनसीपी में फूट है। एनसीपी में बगावत, शरद ने दिखाई ताकत। सतारा में कार्यकर्ताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन।
वर्चस्व की जंग, सियासत का अग्निपथ। महाराष्ट्र की एकता का नाम एनसीपी में संग्राम। पांच दशक की अपनी राजनीति में शरद ने जो नहीं देखा वो भतीजे अजित ने बगावत करके दिखा दिया। रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में जो फेरबदल हुए उसके बाद सोमवार को भी सियासी तापमान कम नहीं हुआ। अब बारी पार्टी में टूट का सामना कर रहे शरद पवार की थी, जिन्हें कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के नेताओं के बीच एक क्लियर मैसेज देना था। कल से लेकर आज तक शरद पवार के लिए बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इस बदलाव के बाद वो आगे क्या करेंगे? पार्टी बगावत कर चुके विधायकों पर क्या करेगी? अजित पवार पर शरद का क्या रुख है? ये सब महाराष्ट्र की सियासत के आज के बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब सतारा की जमीन से राजनीति के धुरंधर शरद पवार ने दिया। सतारा में बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनके बीच थे शरद पवार, जो दिलासा भी दे रहे थे और दम भी दिखा रहे थे। अजित पवार ने एनसीपी से अलग होने के बाद बड़ी टूट पैदा कर दी है। 53 में से अब 42 विधायक अजित के साथ बताए जा रहे हैं। लेकिन एनसीपी में शरद पवार के साथ जो खड़े हैं वो अभी भी अजित को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसे धोखे और मौके की राजनीति करार दे रहे हैं। ऐसे क्यों? अगर यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं, उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते और दोनों अपनी जगह सही है। अभी आज पवार साहब सातारा गए हैं। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को, हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं। 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं तो अजित दादा मेरे काका है। व्यक्तिगत जीवन में जब भी वो मिलेंगे तब वही आदर मन में रहेगा। राजनीति जो है वो राजनीति के लेवल पे है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो मेरे काका ही रहेंगे। और मैं यही भी कहता हूँ कि उन्होंने राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन में बहुत मदद मुझे भी की है। हम लड़ते हैं, जब राजनीति में काम करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस से जाते हैं। वो थॉट प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है। तो बहुत पहले से मामला चल रहा था। जिस दिन शरद पवार जी ने पार्टी का कमान अपने बेटी सुप्रिया सुले जी को दिया, उसी दिन से अजित पवार नाराज चल रहे थे। उसके पहले से भी अजित पवार नाराज चल रहे थे, बहुत पहले से भी नाराज चल रहे थे। दोनों चाचा भतीजा में इंटरनली पट नहीं रहा था। मैं समझता हूं कि बहुमत, पार्टी का बहुमत विधायक अजित पवार के साथ चला गया और ये होना था, बहुत पहले से ही होना था। और अब शिंदे गुट महाराष्ट्र में काफ़ी सबल गुट माना जाएगा, काफ़ी मजबूत गुट माना जाएगा। और आगामी जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो शिंदे गुट की प्राथमिकता अधिक होगी। ये कोई भूकंप, महाभूकंप नहीं हुआ है। ये तो होने वाला ही था कभी ना कभी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति, दहशत की राजनीति,
केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करके जो करना चाहते हो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में हैं महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। शरद पवार जी ने अपना वारिस घोषित कर दिया प्रफुल्ल पटेल को और अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को। इसके बाद जो है मैंने उनको ये लगा कि अब हमारी कोई जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग छोड़ करके जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। और सबसे आश्चर्यजनक तो प्रफुल्ल पटेल का ही दिखाई दे रहा है। पटना आए थे, मैंने जब नीतीश कुमार के आमंत्रण पर बैठक बुलाई गई थी विरोधी दलों की, उसमें प्रफुल्ल पटेल उनके पीछे बैठे हुए थे, सुप्रिया बैठी हुई थी। वो साये की तरह जो है लगातार शरद पवार जी के साथ दिखाई देते थे, वो भी चले गए। ये आश्चर्यजनक हमको लगा। आज आपके समक्ष कह रहा हूं कि आप शरद पवार जी की पार्टी के विधायक ले जा सकते हो, सांसद ले जा सकते हो, शरद पवार जी की पार्टी को नहीं ले जाओगे। उस आदमी में अभी भी इतनी कुव्वत है कि ईंट दर ईंट वो पार्टी को खड़ा करेगा, और जो भी व्यक्ति है ना जो आज सांसद विधायक बने हैं उनको लाले पड़ जाएंगे। जो हमारी केंद्र की सरकार है उसमें बैठे हुए लोगों का सत्ता के प्रति इतना जबरदस्त मोह हो गया है कि वो किसी भी विपक्षी दल को अस्तित्व में रखना ही नहीं चाहते। और इस देश में यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन की व्यवस्था कराने का उनका लक्ष्य है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया गया लालच देकर सत्ता का, राजस्थान में जबरदस्त प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हो सके, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, और वही हथकंडे अब एनसीपी को तोड़ने के लिए अपनाए हैं। और ये दुनिया जानती है कि ये सब कुछ केंद्र सरकार के जरिए इंजीनियर्ड एक खेल है। अब आइए आपको बताते हैं कि आज टूट के बाद शरद पवार ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र और देश में जाति और धर्म के नाम पर दरार पैदा की जा रही है। कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ऐसा हुआ। जातिवाद की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हमारी विचारधारा सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश हो रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। सतारा की रैली में शरद ने 5 जुलाई की तारीख का भी ऐलान किया है, जब पार्टी की बैठक होगी और तय होगा कि बगावत करने वालों के साथ आगे क्या किया जाएगा। शरद ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि भले ही बड़ी टूट हो गई हो, लेकिन वो नहीं टूटे हैं और फिर से सबको जोड़ेंगे और पार्टी को खड़ा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बता दें। अजित गुट के सभी विधायक बर्खास्त। एनसीपी ने बागी 9 विधायकों को बर्खास्त किया है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दरअसल बर्खास्त किया, एक्शन लिया है। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे। इससे पहले आपने सुना किस तरह से यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई, और इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि शरद पवार ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जयंत पाटिल ने बर्खास्त किया है सभी के सभी 9 विधायकों को। एनसीपी ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया। इस एक्शन को लेकर कल भारत 24 ने देर रात आप तक जानकारी पहुंचाई थी सूत्रों के हवाले से। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अजित गुट के सभी विधायक फिलहाल बर्खास्त किए गए। एनसीपी ने बागी 9 विधायकों को बर्खास्त किया है। यह बड़ा फैसला किया गया। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी की संपर्क में हैं और उनके सोच के हैं। हम किसे लेंगे किसे नहीं लेंगे ये फैसला करना हमारा काम है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। सुशील कुमार मोदी भी इशारा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होगा। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में भी होगा। क्या अब जेडीयू में होने वाली है फूट?
क्या खतरे में है नीतीश की कुर्सी? महाराष्ट्र की सियासत में अचानक जो खेला हुआ उसने शरद पवार की पार्टी को हिलाकर रख दिया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल होकर डेप्यूटी सीएम बन गए और अपने साथी 8 विधायकों को भी उन्होंने मंत्री बनवा दिया। वो शरद पवार जो अभी 10 दिन पहले पटना में मोदी विरोधी मोर्चा की बैठक में शामिल थे, वो अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पाए। और अब सियासी अटकलें ऐसी हैं कि पूरे देश में घूम घूम कर मोदी विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे नीतीश की पार्टी में ही टूट हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गए और उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि जल्द ही जेडीयू में बिखराव देखने को मिलेगा। इधर बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के तमाम विधायक, सांसद बीजेपी माइंडेड हैं और सभी बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हमें तय करना है कि किसे अपने साथ लेना है और किसे नहीं। सम्राट चौधरी के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार अपने विधायकों से, सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये महाराष्ट्र का असर है या कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र इशू नहीं, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में अब उनका राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है और जो विधायकों से मिल रहे हैं तो आधे विधायक को तो पता भी नहीं होगा कि वो बात क्या किए और डिसीजन क्या होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हैं और उनका तो मेमोरी लॉस भी है ना, तो इसलिए याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या लगता है बिहार में सरकार चलेगी 24-25 तक? 24 तक हम लोग भी चाहते हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहे और जनता जब 2024 में फैसला करेगी तो अपने ही आपको दिखाई देगा कि 40 की 40 सीट भाजपा एनडीए जीत गई। कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे लेकिन अब अलग हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना पूरे देश में सुनाई देगी, बस इंतजार कीजिए। तो जेडीयू के नीरज कुमार का कहना है कि सहयोगी दलों का अस्तित्व खत्म कर देना इनकी आदत है, लेकिन 2024 में विपक्षी एकता इनके सारे कुचक्रों का जवाब देगी। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। आजादी के तथाकथित अमृत महोत्सव मनाने वाले ने लोकतंत्र की काला गाथा लिखी। सहयोगी पार्टी का वजूद खत्म करना इनके राजनीति का डीएनए है।